महात्मा गौतम बुद्ध की करुणा और चेतना के निर्मल भावों से ये जोड़ती है, जिन्होंने शीतल चंद्रमा की चांदनी के बीच विराट अक्षयवट के करीब त्रिवेणी तट पर पूर्णिमा की रात्रि बेला में गहरा ध्यान लगाकर अनुभूतियों के तमाम पट खोले थे। आज भी ऐसा दृश्य रात्रि में ध्यान लगाने पर उभरता है। महात्मा गौतम बुद्ध के कदमों की आहट की अनुभूति बोध कराती है उस काल खंड की। महाराजा उदयन की राजधानी कोसम इमाम तक स्वतः ही ले जाती है, जहां सम्राट अशोक भी कभी पहुंचे थे। तो आइए कोसम अर्थात आज के कौशाम्बी चले और विचरण करते हुए ऐतिहासिक कालखंडों से स्वयं को जोड़े। यह है सम्राट अशोक की बनवाई ऐतिहासिक धरोहर कौशाम्बी में। सुनीता द्विवेदी ने कौशाम्बी के कई अतीत के पन्नों से स्वयं रूबरू कराया। सुनीता द्विवेदी जी, आप तो जिन पगडंडियों से कभी गुजरे थे महात्मा गौतम बुद्ध जी, उन स्थानों पर जाने का प्रयास किया। आपने तमाम उन काल खंडों में झांकने का भी प्रयास किया जिसे हम कभी पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि भीमसेन जब भारत आया था तो वो गया था, ढूंढ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आधुनिक युग में सुनीता जी, आपने भी कुछ अपनी यात्राएं ऐसी ही की हैं। वहाँ पे जाने पे तो आपको लगता है कि यू आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू दोज टाइम्स। जब घोषितराम में तो बुद्ध खुद रहे थे, तो आपको लगता है कि हम उसी जगह पे आ गए हैं और सब चीज मतलब इन रियल हम शायद उसी परिवेश में आ गए जिसमें बुद्धा यहाँ रहते थे। और उस परिवेश में जहाँ पे अशोका यहाँ पे आए थे या रहे थे, और जब उन्होंने खुदवाया अपना इंस्क्रिप्शन उसके ऊपर, तो वो जो उससे इंसिडेंट्स जुड़े हुए थे, आपको लगता है कि वो सब फिर से उजागर और रियलिटी में हो रहे हैं। आप अगर गए होंगे वहाँ पर तो आपने देखा होगा कि जो खंडहर जिनको आप बता रहे हैं उसके पास एक एम्बैंकमेंट बना हुआ है, नदी को दूर रखने के लिए या फ्लड ना आए एम्बैंकमेंट बना हुआ था, वो अभी तक है। अगर आप वहां बैठ जाएंगे तो आपको नदी का धार और वहां से अभी भी वो नाव में बालू जो भर के जाता है, वहां पर लोग खनन करते हैं, वो बालू भर के नावें जाती हैं, वो सारा दृश्य जो है एक तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। और आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है पीछे, मतलब सैकड़ों साल पीछे आपको ले जाता। उस समय में बुद्धा के समय में, अशोका के समय में, राजा उदयन के समय में आपको ले जाता है। मैं
कौशाम्बी बहुत साल पहले गई थी, क्योंकि मुझे ये किताब लिखनी थी, बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। तो ये किताब तो छपी है 2005 में। तो आप समझ लीजिए कि उसके 2 साल पहले या 1 साल पहले मैं कौशाम्बी गई थी, 2003 या 4 में। तो अब एक तो बहुत साल हो गए, ऑलमोस्ट 20 years, 2 decades have passed। उसके बाद मैं गई हूँ घूमने के तौर पे, लेकिन किताब के लिए मैं 20 साल पहले गई थी वहाँ पे। तो उस समय न तो फेंसिंग थी वहाँ पर, किसी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं थी। और ये जो 2 गांव है वहाँ पर, कोसम इनाम और कोसम खिराज, इस नाम से, तो मैं कौसाम्बी पूछते पूछते गई, कौसाम्बी कहाँ है, कौसाम्बी में कौन सा रास्ता जा रहा है, क्या है। तो वहाँ पे पहुँच कर पता चला कि नहीं जी, आप कौसाम्बी पूछेंगे तो शायद गांव वाले आपको ना बता पाए, तो आप ये कौसम इनाम पूछेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी आपकी साइट, हेरिटेज साइट। तो वहाँ पे जब मैं पहुँची, वहाँ पे कोई फेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और इट वॉज ओपन फॉर ऑल, फॉर कैटल, वो जो बकरियां चर रही थी, गाय थी, सब थी। तो कुछ गांव वाले थे वहाँ पे, सब चरा रहे थे अपने जानवरों को। तो इट वॉज फ्री, कोई भी घुस सकता था अंदर। कौशाम्बी की भग्नावशेषों में ईंटों की बनावट और हजारों साल पुराने वैभव काल छंदों से कुछ इस तरह जोड़ा, तमाम समग्र भाव से दर्शन के पट स्वतः ही खुल से गए। मेन चीज वहाँ पे जो थी, जो राम छड़ी के नाम से जानी जाती थी, वो थी। और वहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं कि तीन मोनास्ट्रीज थी। तो वहाँ के जो ये मर्चेंट्स थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स रहते थे, जो व्यापार करते थे, क्योंकि एक कौशाम्बी एक व्यापारिक जगह थी और बहुत ही नामी व्यापारिक जगह थी। इस वजह से, क्योंकि वहाँ से रूट्स जाती थी, मार्ग जाते थे, इंटरनेशनल रूट्स कह लीजिए, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, सब कौशाम्बी होकर जाते थे। यमुना नदी जाती थी, तो वहां से लोग क्रॉस करके साउथ को भी जा सकते थे और नॉर्थ जा सकते थे, ईस्ट एंड वेस्ट। इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे वो जो वहाँ के जो व्यापारिक थे, 3 जिनको मैंने नाम बताया, तो उन लोग ने दे वांटेड बुद्धा टू विजिट कौशाम्बी। तो चूंकि मोनास्ट्री नहीं थी, तो इन तीनों ने अलग अलग तरीके की मोनास्ट्रीज बनाई। कुकुट राम मोनास्ट्री हो गई, आराम हो गया, कुकुट आराम से कुकुट राम मोनास्ट्री हो गई। पावारिक जो मर्चेंट थे, उन्होंने पावारिक आराम बना दिया। और एक और थे घोषिता। तो पढ़ने में ये आता कि घोषिता की जो बेटी थी, वो वहाँ के जो राजा थे, उनकी कई रानियों में एक रानी थी, वो समावती शायद उनका नाम था। तो घोषित राम मोनास्ट्री के रूइंस अभी भी हैं वहाँ पे, जिसको मैंने देखा रूइंस को। और वहाँ से जो चीज़ें उजागर हुई हैं, प्रोफेसर GR शर्मा के सुपरविजन में जो वहाँ एक्सकवेशंस हुए, उनमें जो चीज़ें निकली हैं वहाँ से, जो टेराकोटा निकले हैं, जो स्कल्पचर्स निकले हैं, वो सब कुछ तो आपके म्यूज़ियम में रखे हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के GR शर्मा मेमोरियल म्यूज़ियम है, वहाँ पे रखे हुए हैं। तो और बहुत ही एग्जॉटिक वहाँ पे स्कल्पचर्स हैं। तो कुछ स्कल्पचर्स तो ऐसे हैं कि गांव वालों को मिल जाते हैं खुदाई के। जब पानी बरसता है तो पहले बरसात के बाद वो जो छोटे छोटे जो वहाँ पे जो स्कल्पचर्स होते हैं, वो पृथ्वी के सतह पे आ जाते हैं, खेतों के सतह पे आ जाते हैं, तो वो उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब मैं गई वहाँ पर, तो काफ़ी कुछ फिगरीन्स वो लेके बैठे हुए थे सड़क पे। तो जब मैंने उनसे पूछताछ करी, तो उन्होंने बोला ये सारे जो फिगरीन्स हैं, ये यहाँ ये खेतों में से निकले हैं यहाँ पे। सम्राट अशोक ने कौशाम्बी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था और किले की चहार दीवारी के बीच एक स्तंभ गड़वाया, जिसमें उस काल में महात्मा गौतम बुद्ध के संदेशों को तो अंकित करवाया ही, साथ ही अपने आदेश भी उस पर टंकित करवाए थे।
अब आज की डेट में जिसको रामछड़ी के रूप में जानते हैं वो अभी भी मौजूद है। और उसके बाद जो मैं अभी विजिट करके आया हूँ वहाँ मैंने देखा है जो खंडहर है, जो गांव के आसपास का क्षेत्र है, उस खंडहर में जो किले की पुरानी बनावट है, जहाँ सम्राट अशोक ने वो छड़ी जिसको कहते हैं, वो दंड जिसको कहते हैं, वो पिलर जो है आज भी खड़ा है। और उस पिलर के ठीक बगल में मतलब चंद फासले की दूरी पर ही है एक छोटा सा कूप भी है, वो कुआं भी है। उस काल में उसी किले के भीतर उन्होंने बनवाया था। सम्राट अशोक के इस छोटे से किले के भग्नावशेष के बीच ये छोटा कूप है जो आज भी उस काल की जलपान की उपलब्धता को यमुना तट के इस भूभाग में आवश्यकता के पट खोलता जान पड़ता है। और उसमें तमाम संदेश उन्होंने, तमाम नियम कानून और यहाँ तक कि महात्मा गौतम बुद्ध के कुछ उपदेश भी उन्होंने उस पर लिखे थे। परंतु उस पिलर के, उस स्तंभ के जो बना हुआ है उसका आधा भाग टूट गया था, आधा चला गया। लेकिन ये जो पिलर है जिसपे इंस्क्रिप्शंस हैं, उस पे जो सबसे जो अचरज की बात है, उसमें एक इंसिडेंट हुआ था बुद्धा के समय, जब बुद्धा थे वहाँ पे घोषित राम मोनास्ट्री में थे, जिसका उल्लेख हमें विनय टेक्स्ट में मिलता है। विनय टेक्स्ट में तो उसमें दिया हुआ है कि जब बुद्धा एक बार कौशाम्बी गए तो वहाँ पर जो भिक्षु थे जो रहते थे वहाँ पर, वहाँ उनमें किसी बात को लेकर के मतभेद हो गया। और मतभेद इतना बढ़ गया कि बुद्धा के प्रेजेंस में ही वहाँ पर उनके भोजनालय में मारपीट होने लगी, दो ग्रुप्स में। जब मारपीट होने लगी तो बुद्धा ने इंटरवीन किया और दोनों ग्रुप्स को समझाने की कोशिश करी, लेकिन मतलब बहुत ही आक्रामक हो गए थे वो भिक्षु। तो बुद्धा ने देखा कि यहाँ पे बात लोग समझ नहीं रहे, तो वहाँ पे वो चले गए। प्रलय एक फॉरेस्ट था पास में, वहाँ पे चले गए। तो ये जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसको ये बहुत इसके बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है विनय टेक्स्ट में। जब अशोका आए, अशोका 3rd सेंचुरी बीसी में, बुद्धा के समय तो 5th 6th सेंचुरी बीसी में ये हो चुका था वहाँ पे। और अशोका के समय भी ये मॉन्क्स जो कौशाम्बी के थे उनके बीच इस तरीके के मतभेद कई विषयों को लेके होता था। तो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में वॉर्न किया है वहाँ के भिक्षुओं को, उनको वॉर्न किया है कि अगर कोई भिक्षु यहाँ पे संघ में किसी प्रकार का मतभेद या किसी प्रकार का डिवीजन क्रिएट करता है संघ में, तो उसका जो ये रोब है, भिक्षु का जो रोब है, गिरवा जो वस्त्र है, उसको उतार दिया जाएगा, उसको सफेद वस्त्र पहनना पड़ेगा और नॉन मोनास्टिक जगह पे जाके रहेगा। ये उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन पे दिया है। तो मैंने मैंने अपने अध्ययन में देखा है कि उस अध्ययन में मुझे ये लगा कि कात्यायन ऋषि की तो चर्चा हमने सुनी थी, लेकिन एक कात्यायन नाम के भिक्षु भी थे जो महात्मा गौतम बुद्ध की उसमें मौजूद थे, वहाँ उसी कालखंड में और उसी समय वहाँ रहते भी थे, भिक्षु थे। उनका नाम, हाँ, उनका नाम कात्यायन बताया आता है। अलग कई बार ये भ्रम होता है, कई लेखकों ने कात्यायन को कात्यायन ऋषि से जोड़ दिया जो ऋषि थे उसमें। तो उसमें भी वहां पर रह करके जो भिक्षुओं की बात आपने कही, जिस कालखंड की अभी चर्चा की, आपसी अंतर्द्वंद होता था, तो वो वैचारिक अंतर्द्वंद बहुत था वहाँ उस काल में भी था। यहाँ पर उनके पांव पड़े थे, जिन जगहों पर उनके गुजरे थे, और वहीं अशोक महान ने भी समय बिताया। तो आप इस पर क्या कहेंगे अपने अनुभव के साथ, आप क्या कहना चाहेंगी कुल मिलाकर, किस रूप में वो कालखंड कौशाम्बी आज भी उसी रूप में जीवन है? देखिए, वहाँ पे ये बात ये है कि वहाँ विजिटर्स बहुत कम जाते हैं। अब जो भी कारण है, या तो इसको पब्लिसाइज नहीं किया गया है ठीक से, इसके बारे में जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं वो माघ मेला और कॉन्फ्लुएंस ऑफ द संगम पे जा करके वो घूम घाम के वो मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट वो वहाँ से चले आते हैं। कौशाम्बी बहुत कम लोग जाते हैं।
फॉर वॉट एवर रीजन, या मेरे ख्याल से शायद पब्लिसिटी इतनी नहीं होती है, लेकिन बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो आते हैं, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स दे वांट टू गो टू कौशाम्बी, क्योंकि उस समय का कौशाम्बी जो था और राजा उदयन, एक वहां पे मूर्ति थी बहुत बड़ी, लाल लाल चंदन की मूर्ति थी। वो लोग उसको देखना, वो मतलब उनको लगता है शायद अभी होगी वहां मूर्ति, या इलाहाबाद म्यूजियम में होगी या फोर्ट में होगी, लेकिन वो मूर्ति वहां नहीं है। तो वो मूर्ति के बारे में ह्वेन सांग ने अपनी किताब में लिखा कि देयर वाज दिस रेड सैंडलवुड इमेज, लाइफ साइज इमेज ऑफ द बुद्धा, जो राजा उदयन ने बनवा के अपने महल में रखा था, और वो भी बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। तो इस तरीके की चीज, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते हैं, दे वांट टू गो देयर एंड दे डू गो देयर। लेकिन जिनको उनकी कदमों की आहट जिनको महसूस होती है, जो भिक्षु हैं, वो कौशाम्बी जाने की कोशिश करते हैं और जो किले के जो खंडहर हैं, उन खंडहरों में विचरण करते हैं। हालांकि खंडहर तो बात का है, सम्राट अशोक ने जब बनाया, उनकी शरण में चले गए, उसके बाद में वहाँ बना करके, और जब महाराजा उदयन की जो राजधानी थी, इसी वजह से सम्राट अशोक ने भी उस जगह को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, और दूसरी राजधानी बना करके वहाँ आकर रहा भी करता था। कि ये जो खंडहर दिखाई पड़ रहे हैं इस समय चारों तरफ ये फैला हुआ, ये खंडहर तो नहीं है, कई गांव में फैला हुआ, कहाँ कई गांव में फैला हुआ है, दूर दूर तक है। तो उसकी जो नहर का जो खंडहर था, वो आज भी अभी देखिए कैसे एक एक कमरे की बनावट हो जाए, या कूप हो जाए, या फिर उधर जो पिलर लगा हुआ है तो वो पहचान बताता है, मतलब सब कुछ बोलती सी तस्वीर उभर करके सामने आ जाती है। तो गौतम बुद्धा के वो जीवंत छाया, त्रिवेणी संगम पर पहुंचना, उनका स्नान करना, और चांदनी रात में, चंद्रमा पूर्णिमा की रात में वहां जो है ध्यान लगाना, और उसी तरह से कौशाम्बी में पहुंच करके यमुना के तट पर, उस स्थान पर कौशाम्बी में जो महाराजा उदयन की राजधानी थी, वहां भी ध्यान लगाना, और बिल्कुल अपने आप को धम्मपद से जोड़ करके पूरा गुम हो जाना उनका वहां दिखाई पड़ता। प्रोफेसर जी आर शर्मा तो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन थे। मैं तो एक केवल ले ट्रैवलर की तरह मैं गई हूँ, जैसे कोई पिलग्रिम जाता होगा विदाउट सो मच स्कॉलरली नॉलेज, जो कि प्रोफेसर साहब के पास थी, या और भी कोई जो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे जाते हैं, उनकी तरह मैं नहीं गई वहाँ पे। आई वेंट देयर एज ए ले ट्रैवलर, जो कि बुद्धा के पद चिन्हों पे, कई ऐसे स्थानों पे भ्रमण करते हुए कौशाम्बी पहुंची। और उसके बारे में मैंने जो लिखा है वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये है बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही मतलब डीप इसमें नहीं है साइट्स के बारे में, बट इट गिव्स यू अ जनरल आइडिया ऑफ हाउ टू विजिट दिस साइट्स एंड व्हाट टू लुक फॉर। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि वहाँ पे इवन इफ यू आर नॉट अ बुद्धिस्ट पिलग्रिम, आप एक टूरिस्ट भी अगर हैं, तो भी वहाँ पे जाके जो नज़ारा आप देखेंगे यमुना नदी का, कितनी चौड़ा उसका जो पाट है, वो कितना चौड़ा है, कितना सुंदर है, और वो दृश्य जिसमें नावें जो हैं वो बालू भर के ले जा रही, खनन हो रहा है, आपको वहाँ पे उसी आप लगता है जैसे उसी एरा में हम पहुँच गए हैं। कि अशोक स्तंभ का ऊपर का भाग जब टूट गया, तो सम्राट जहांगीर ने उस टूटे हिस्से को अक्षयवट के समीप रखवा कर इसे भी किले के भीतर कैद कर दिया था, जिसे बाद में ब्रिटिश हुकूमत के आदेश से सम्राट अकबर के किले से बाहर निकलवा कर समीप ही यमुना तट के टीले के समीप के बागान में, जिसे मिंटो पार्क के नाम से बाद में जाना गया, स्थापित कराया। सन 1858 में महारानी का मैग्ना कार्टा की घोषणा लॉर्ड मिंटो के प्रयास से यही किया गया था। आइए सम्राट अशोक के उस स्तंभ को भी अवलोकन करें।
जिसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू के प्रयासों से सन 1911 में यहाँ स्थापित कराया गया था। सम्राट अशोक की यही लाट की पहचान भारत के संविधान की मूल अनुकृति बनकर आज भारत की आजादी की दास्तान के बाद गणतंत्र की पहचान को भी परिभाषित करता है। तो कुल मिला के कौशाम्बी आज भी जीवंत है महात्मा गौतम बुद्ध के चिन्हों से। सुनीता जी, आपने अपने दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपको अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से और अपनी फिल्म के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत आभार हैं। आपका बहुत धन्यवाद।